नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान यास अब से कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारा द्वीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी और इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश भी होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने का भी अनुमान है और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। और आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आप अभी क्या तस्वीर देख पा रही हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। समुद्र उफान पर है, रौद्र रूप ले लिया है समुद्र ने। हवाएं जो है वो लगातार और तेज होती जा रही हैं और जो तैयारी है राज्य सरकार की तरफ से पूरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कंट्रोल रूम में कोलकाता में जो सचिवालय नबान्नो है वहां पर बैठी हुई है और पल पल का जायजा ले रही है। चिंता ये जताई थी उन्होंने कि ये तूफान जो है अम्फन के जितना ही विनाशकारी हो सकता है। जो तस्वीरें यहाँ पर अभी तूफान के दस्तक के साथ ही देखने को मिल रही हैं वो यही दर्शाती हैं। देखिए समुद्र में ये कम से कम 4 से 5 फीट ऊंची जो है मीटर ऊंची लहरें उठने लगी हैं अभी से और जब तूफान ज़मीन से आकर टकराएगा तो ये गति जो है हवाओं की ओर बढ़ जाएगी। मैं आपको ये याद दिला दूं कि पूर्णिमा होने के कारण नदी और समुद्र पहले से ही उफान पर हैं और इस बीच तूफान यास जो है वो दस्तक दे रहा है। ये बड़ी तबाही लेकर भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ज़िला पश्चिम बंगाल का होगा यही पूर्वी मिदनापुर का ज़िला होगा और इस बीच जो तैयारियां हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की 60 टीमें इस जिले में तैनात की गई हैं। करीब पूरे राज्य से 10 से 11 लाख लोगों को घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। मैं एक बार फिर ये तस्वीरें आपको दिखाऊं फराह। देखिए ये जो तूफान है अभी दस्तक मात्र दी है इसने और समुद्र ने क्या रौद्र रूप लिया है। सिर्फ यही नहीं, पेड़ जो है वो जगह जगह पर अभी से टूट के गिरने लगे हैं और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो अभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है, निकाल रही है। तटीय इलाकों को लगभग खाली करा लिया गया है क्योंकि आशंका है कि हवाएं यहाँ पर जो है वो 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी बह सकती हैं। ये जो इलाका है बिल्कुल उड़ीसा से लगा हुआ सीमा है। बिल्कुल। और आशिका, हम समझ रहे हैं कि किस तरह से खतरों के बीच हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सिर्फ दस्तक है यास तूफान की और समुद्र में रौद्र रूप धारण कर लिया है और आशिका लगातार वहां पर बनी हुई है। आशिका, जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या किए गए हैं और जो तटीय इलाकों में जो वहां लोग रह रहे हैं, क्या सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? यही दावा राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मेरे लिए सारा यहाँ पर खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन मैं तस्वीरें फिर भी आपको दिखाऊंगी। समुद्र की तस्वीरें देखिए रौद्र रूप ले लिया है और ये जो पूरा बीच है, पूरा इलाका है, इसे लगातार कल से पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। आज भी पुलिस की टीम जगह जगह पर घूम रही है और लोगों को यहाँ से दूर रहने को कहा जा रहा है। हवाओं की गति देखिए और
आने लगी हैं, पेड़ जगह जगह पर वो टूट कर गिर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर समुद्र को पूरे उफान पर रौद्र रूप में नजर आ रहा है। फरहा। बिल्कुल आशिका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और हम आपसे कहेंगे कि आप भी जहां पर हैं सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास का असर बंगाल और उड़ीसा में दिखना शुरू हो गया है। समुद्र से लगने वाली दोनों राज्यों की सीमाओं पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ देर में तूफान तट से टकरा जाएगा, जिसके बाद बड़े नुकसान का अंदेशा है। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती हुई दिखने लगी, तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी और आसमान में छाए काले बादल डराने लगे। 2 दिन पहले से मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लग चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी नावें किनारे पर खड़ी दिखी। हालांकि कुछ मछुआरे किनारे से ही जाल फेंककर मछली पकड़ते दिखाई दिए। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से समुद्र किनारे बने कच्चे मकान और झोपड़ियां पहले ही टूट चुकी हैं। पूर्व मिदनापुर में भी उम्मीद की जा रही है कि जो असर है वो लगभग वैसा ही रहेगा। हवाओं की गति 145 से लेकर के 165 किलोमीटर के बीच रह सकती है। तूफान की तैयारियों की वजह से मेदिनीपुर में सड़कें ही वीरान नहीं हुई, बल्कि रेलवे स्टेशन भी ठप है। स्टेशन पर खड़ी कुछ ट्रेनों के पहियों को जंजीरों से बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तूफान के दौरान चलने वाली हवाएं ट्रेन को हिला न पाएं। सरकार ने भी लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर देखने के लिए पहुंची। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि वो रात भर तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए दफ्तर में ही रहेंगी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त ओडिशा की भी बनी हुई है, जहां लोगों को तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओडिशा के बालेश्वर में तूफान का सबसे ज्यादा असर होने का अनुमान है। इसीलिए बालेश्वर के समुद्र तट पर अभी से समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समुद्र के तटों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। जितने करीब आएगा साइक्लोन बालेश्वर के आसपास आएगा, उतना ये तस्वीर में बदलेगा और कम से कम भयानक रूप देखने को मिल सकता है। बालेश्वर के चांदीपुर में तो हालात और भी खराब हैं। समुद्र के पानी को तेज हवाएं रिहायशी इलाकों तक ले आईं। बड़े बड़े पेड़ तूफान के आने से पहले ही पानी में डूबे दिखने लगे। लोगों के घरों तक इतना पानी पहुंच चुका है कि थोड़ा सा भी पानी का स्तर बढ़ा तो घर भी पानी में डूब जाएंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जब कुछ जवान एक बुजुर्ग महिला को कावड़ में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। समुद्र के किनारे बसे पारादीप में एक बड़ी बंदरगाह है, जहां सैकड़ों जहाज पहुंचते हैं, लेकिन तूफान की चेतावनी के बाद छोटे बड़े तमाम जहाजों को किनारे पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा बंगाल के सभी पोर्ट तूफान की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। यास तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन तूफान की वजह से तेज बारिश में कई राज्यों के होने के अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान यास तट से टकराएगा। अनुमान है कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारादीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी और दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड के पहुंचने का भी अनुमान है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि यह मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तक तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर भी हो सकता है और अनुमान से ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इसीलिए तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भद्रक समेत ओडिशा के कई जिलों में शाम होने से पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में छाए काले बादल लोगों को डराने लगे। इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह अलर्ट पर है। हालात पर नजर रखने के लिए कोस्ट गार्ड ने खास कमांड सेंटर बनाया है। 20 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट को तैयार भी कर दिया, डिप्लॉय भी कर रहे हैं। जैसे जैसे तूफान बढ़ते जाएगा हम भी उसके साथ साथ रेस्क्यू कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार और झारखंड में भी तूफान का तगड़ा असर होगा।
झारखंड एरिया में भी 26 तारीख शाम से शुरू करके 27 तारीख शाम तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है। बिहार में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। पिछले हफ्ते टाउटे तूफान में कुछ जहाजों के फंसने की घटना के बाद इस बार तमाम एजेंसियां खास सावधानी बरत रही हैं और अभी से सभी जहाजों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समुद्र के तट के पास रहने वाले लाखों लोगों को तूफान से बचाने की है। दोनों राज्यों में कुल 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए इन राज्यों में एनडीआरएफ ने कमर कस ली और तूफान के आने से पहले समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को हटाना शुरू कर दिया। अनुमान है कि बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान जल्द दस्तक देने वाला है। यही वजह रही कि वहां के गांवों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने का काम जोर शोर से होने लगा। वहां लाउडस्पीकर से लोगों को तूफान के खतरे से आगाह किया गया। जहां पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, घर घर जाकर के लोग जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान कई दिक्कतें भी आई क्योंकि इन गांवों के बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में इन लोगों को मनाना एनडीआरएफ के जवानों के लिए मुश्किल हो गया। नौबत यह आ गई कि उन्हें उनके आगे हाथ तक जोड़ने पड़े। गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों के मकान कच्चे हैं, यानी कि तूफानी हवाओं और बारिश में उनमें रहना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन गांव वालों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी और चेतावनी के बावजूद वो राहत शिविरों में जाने से नानुकुर करते नजर आए। लेकिन आपदा के समय लोगों की जान बचाने की कसम खाने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझा बुझाकर राहत शिविर भेजा। बोलने से ही मान जा रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों को थोड़ा पुलिस के साथ मिलकर हमें उन्हें जबरदस्ती भी निकालना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के जवानों ने ओडिशा के समुद्र किनारे बसे गांवों में भी मोर्चा संभाला और उन्हें खाली कराना शुरू किया। वहां के जगत सिंहपुर में भी कई परिवार अपना सामान लेकर राहत शिविरों में पहुंचे। यही नहीं, भुवनेश्वर में तो यास तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए कुछ निजी संस्थाओं ने खाने के पैकेट बनाने भी शुरू कर दिए। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हाल में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा रणनीति तैयार करने की खबर है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत आतंकियों से निपटने के लिए कश्मीर जोन के पुलिस अफसरों और सीआरपीएफ को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। साथ ही सुरक्षा बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पर भी जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग नाकों पर सुरक्षा बल की विशेष तैनाती की जाएगी ताकि आतंकियों के भागने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके और इसके अलावा आतंकियों और संदिग्धों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। इतना ही नहीं, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया ताकि वारदात से पहले ही आतंकियों को नाकाम किया जा सके। श्रीनगर में रोजाना 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टीका लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। इसके तहत वहां रोजाना 15,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन अब लोगों को डराने लगा है। बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री मालिकों को अब किसान आंदोलन की वजह से कोरोना फैलने का खतरा महसूस होने लगा है। डरे तो हुए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को अपनी रोजगार चलानी है। मार्केट्स में तो ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग भी खरीदारी कर रहे हैं उसी मार्केट्स में जहां हमारे वर्कर्स जाते हैं। फैक्ट्रियों में पहुंचने वाले कर्मचारियों को धरने वाली जगह से होकर रोज गुजरना पड़ता है, लेकिन उनका आरोप है कि कोरोना से जुड़े किसी भी निर्देश का किसान पालन नहीं करते। डर बहुत है क्योंकि हम लोगों को उसी रास्ते से आना होता है। एक भी किसान के फेस पर मास्क नहीं दिखेगा, बिना मास्क के घूमते हैं। ये बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, कोई मास्क नहीं लगाता। आरएसएस ने बताया कि कोरोना संकट में उसके 35,000 कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरह से मदद की। साथ ही दावा किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में उसने 17,000 से ज्यादा बेड का इंतजाम करवाया। इसके अलावा दवाएं, खाना, रक्तदान और अंतिम संस्कार करवाने में भी लोगों की मदद की गई। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए लगभग 8,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान संगठनों के सुबह मनाए जाने वाले विरोध दिवस के समर्थन में अपने मकान पर काला झंडा फहराया। साथ ही उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के बहाने केंद्र पर तीखा हमला बोला। पंजाब आज 3 काले कानूनों खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब दी डुबदी किसानी नू बिल्कुल ही खत्म करने वास्ते लियांदे गए हैं। विरोध दिवस के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने भी तैयारियां तेज कर दी। अपने घरों पे, अपने फार्म हाउस पे, गाड़ियों पे काला झंडा लहराना है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा। इसमें सिसोदिया ने फिर शिक्षा मंत्री से 12वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास करने की अपील की और ऐसा न होने पर उन्होंने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों और टीचरों को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठन आज काला दिवस मनाएंगे। किसानों ने आज काला झंडा फहराने का ऐलान किया है। किसान के इस प्रदर्शन को विपक्ष ने समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पश्चिम एशिया के देश ओमान में नौकरी छीनने और गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन हुए। ओमान पर पहले ही कई 100 करोड़ का कर्ज चढ़ा है और बची कुची कसर कोरोना वायरस की वजह से लागू बंदिशों ने निकाल दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां कई लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामने आई तस्वीरों में ओमान के एक बड़े शहर सोहार में रोजगार की मांग करते हुए लोग मार्च निकालते दिखे, लेकिन जैसे ही उनका सामना पुलिस से हुआ, उन्होंने एक पुल के नीचे ही डेरा जमा लिया। वो पुलिस को उकसाते भी दिखे। हालांकि इस बार विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नजर आया, लेकिन इसी शहर में एक दिन पहले हुए प्रदर्शन के दौरान तो पुलिस को कुछ लोगों को गिरफ्तार तक करना पड़ा था। यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। उस प्रदर्शन के सामने आए वीडियो में इलाके में इतना धुआं छाया नजर आया कि वो लोगों का दम घुटने लगा। हाल ये हो गया कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगें भूलकर इधर से उधर दौड़ते नजर आए। पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि जांच एजेंसी ने इस मामले से जुड़ी अपनी याचिका वापस ले ली और अब इसकी सुनवाई के लिए वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाएगी। असल में नारदा घोटाले में मंत्री फिरहाद हकीम समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आरोपी नेताओं को नजरबंद करने और उनसे वहीं पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही जजों ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर भी विचार करने की बात कही थी, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की और ये दलील दी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने अदालत और सीबीआई दोनों पर दबाव बनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसके साथ ही जांच एजेंसी को 2 विकल्प भी सुझाए गए, या तो वो याचिका वापस ले या अदालत सुनवाई के बाद इसे खारिज कर देगी, जिसके बाद सीबीआई ने अर्जी वापस लेने में अपनी भलाई समझी। पुणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला पर अपनी सास की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि महिला ने पति के साथ मिलकर अपनी ही सास की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर करीब के एक नाले में फेंक दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला एक बोरे को सड़क पर घसीटती दिखाई दी। वो महिला सड़क के दूसरी तरफ पहुंची और बोरे को नाले के किनारे कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। बाद में बदबू फैलने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। तिच्या सासूचं म्हणजे मयत हिचा ब्लाउजने गळा आवळून खून केला होता। इसी बीच सीसीटीवी वीडियो की वजह से महिला और उसके पति की करतूत सामने आ गई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना संकट में कुछ लोग एक दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यूपी के मेरठ में कोरोना को मात देने वाले एक परिवार ने मेडिसिन बैंक की शुरुआत की है, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को मुफ्त दवा देते हैं। दवा बैंक चलाने वाले लोगों ने अपील की है कि घर में अगर दवा रखी है तो वो दवा बैंक में दान कर दें, जो किसी मरीज के काम आ सके और उसकी जान बच सके। कोरोना की दवाइयों के बहुत ज़्यादा किल्लत थी, कालाबाजारी थी, बहुत ऊंचे दामों पे मिल रही थी वो दवाइयाँ, और हमारे पास में रखी थी घर में बेकार। तो वहीं से मन में आया क्यों ना हम ये दवाइयाँ कोरोना से संबंधित या दूसरे मरीजों को फ्री उपलब्ध कराएं। वहाँ से ये मन में बात आई थी कि हम एक मेडिसिन बैंक बनाते हैं जिसमें हम सभी की सेवा मुफ्त में कर पाएं। भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए चीन ने नई साजिश रची है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि चीन ने अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। इसके लिए चीन ने कुछ महीने पहले अपनी करेंसी युआन का डिजिटाइजेशन किया, जिसका नाम ई-युआन रखा गया। भारत के अलावा एशिया के बाकी देशों को चीन ई-युआन में लेन देन करने के लिए मजबूर कर सकता है। माना जा रहा है कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं में शामिल देशों पर
चीन ई-युआन में लेन देन करने का दबाव बनाएगा। ऐसी अलग अलग परियोजनाओं में चीन के साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान काम कर रहे हैं। अगर ये देश चीन के साथ डॉलर की जगह ई-युआन में लेन देन करते हैं तो चीन को बड़ा फायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के एकाधिकार को भी चीन की करेंसी टक्कर देने लगी। जानकारों का मानना है कि चीन की करेंसी का असर बढ़ना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। तभी अचानक वो कार तेजी से उसकी तरफ आई। कार ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी, फिर घसीटते हुए उसे आगे ले गई। इसके बाद भी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वो वहां से भाग गया। इस दौरान दो लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े भी, लेकिन तब तक वो काफी आगे निकल चुका था। ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जिसके लिए अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। वो अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से कार और उसके मालिक की तलाश में जुट गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां तेल कंपनी HPCL की एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिससे उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इससे पहले वहां एक धमाका हुआ, जिसके बाद उस रिफाइनरी में आग फैलती चली गई। वहां से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग घबरा गए। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। इस बीच रिफाइनरी से निकल रहे धुएं ने सबकी धड़कनें कुछ पल के लिए थाम कर रख दी। काफी देर तक वहां काला धुआं आसमान की तरफ उठता रहा, जो कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया। ऐसे में लोगों को ये डर सताने लगा कि उन्हें आग का इससे ज्यादा भयानक रूप कहीं देखने को न मिल जाए। लोग अपने मकानों की छत से ये तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कार्रवाई करने की मांग की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि शशि थरूर ने कोरोना मामले में इंडियन वेरिएंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि WHO इस शब्द को बैन कर चुका है और भारत सरकार इस बारे में कई तरह की बात कर चुकी है। ऐसे में शशि थरूर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने मांग की कि थरूर की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि उनके इस तरह के बयान से संसद और भारत सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों के इलाज की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे। वहां पिछले 2 हफ्तों से प्रदेश के वो अलग अलग जिलों के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से पहले बच्चों के इलाज की तैयारियों का हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, दौरे पर हैं और आप देख सकते हैं कि BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। वहीं बच्चों के वार्ड में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ अपने हाथों को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। इसके बाद वो डॉक्टरों की टीम के साथ अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों के पास गए। इस अस्पताल के सभी वार्ड को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर एम्स का भी दौरा किया। टूलकिट विवाद पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस खत में सुरजेवाला ने केंद्र के 11 मंत्रियों की शिकायत की और उनके ट्विटर हैंडल को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने की मांग की। इन मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह और हर्षवर्धन शामिल हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और थावरचंद गहलोत का नाम भी लिस्ट में शामिल है। सबूत के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने इन मंत्रियों के ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी ट्विटर की लीगल टीम को भेजे और उन पर फर्जी ट्वीट कर प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मॉडर्ना ने 12 से 17 साल तक के बच्चों में अपनी वैक्सीन को सुरक्षित बताया। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया कि 12 से 17 साल तक के बच्चों में भी उसकी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे पाए गए और वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैच 19 या 20 सितंबर से शुरू होंगे। इस बार यह टूर्नामेंट UAE में खेला जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले दिनों IPL को बीच में ही रोकना पड़ा था। लखनऊ में PGI अस्पताल ने सीवर के पानी में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की। बताया गया कि लखनऊ में 3 जगहों से सीवर का पानी जांच के लिए लाया गया था। अब यह रिपोर्ट ICMR को भी सौंप दी गई।
कोरोना से जुड़ी दवाओं पर डीडीएमए के एक आदेश की कई दवा दुकानदार अनदेखी करते पाए गए। न्यूज 18 ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई दवा दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर कोरोना की दवाओं की रेट लिस्ट नहीं लगाई, जबकि कालाबाजारी रोकने के लिए 2 दिन पहले ही सरकार ने इस पर आदेश जारी किया था। ज़्यादातर दुकानें जो हैं उन पर डिस्प्ले नहीं है और जवाब ये मिला है कि उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है। इसके साथ ही आदेश दिया गया था कि कोरोना की दवाओं का जितना स्टॉक मौजूद है उसकी जानकारी भी दवा दुकानों को देनी होगी, लेकिन कुछ दुकानदारों को इसमें भी परेशानी हुई। अगर सबकी लिखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है उसको लिखना, फिर तो इसी में एक आदमी लगा रहेगा। उत्तराखंड के देवप्रयाग से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी और तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर गिरने लगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मलबा गिरने के बाद धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और ये देखकर हाईवे पर मौजूद गाड़ियां भी वहीं रुक गई। इस बीच पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पहली बार एक साथ स्कॉटलैंड दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश राज परिवार के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन ने वहां जरूरतमंदों के लिए भारतीय पकवान बनाए। खास बात यह है कि शाही जोड़े ने वहां बसे सिख समुदाय के एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर ये काम किया, जिसके लिए दोनों वहां शाही महल की रसोई में रोटियां बनाते नजर आए। संस्था से जुड़ी भारतीय मूल की महिलाओं ने उन्हें तरीका समझाया और दोनों काम पर लग गए। लेकिन प्रिंस विलियम की फुर्ती और उत्साह को देखकर तो ऐसा लगा जैसे शायद उन्होंने पहले भी कभी रोटी बनाई हो। इसके बाद केट मिडलटन और प्रिंस विलियम ने रोटियां सेकी और खाना पकाने के साथ ही दोनों ने उसे पैक भी किया। खाना पकाने के बाद जब संस्था से जुड़ी महिलाओं ने ढोलक की थाप पर लोकगीत गाए तो उन्हें सुनकर शाही जोड़ा रम गया। इसके बाद प्रिंस विलियम ने हाथ जोड़कर महिलाओं को नमस्ते किया और अपनी पत्नी संग उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे से कुछ हैरान तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इससे पहले कि ये सड़क भारी बारिश की वजह से 4 दिन तक बंद थी और 2 दिन पहले ही सड़क को खोला गया था। 2 दिन बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और पूरा रास्ता बंद हो गया। वहां से सामने आए वीडियो में पहले पहाड़ से मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए और फिर मलबे के गिरने की रफ्तार काफी बढ़ी और आखिर में एक बड़ी चट्टान भी सड़क पर आकर गिर पड़ी। बताया गया कि हाईवे बंद होने की वजह से वहां दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए किफायती वेंटिलेटर तैयार किया। इन छात्रों ने बताया कि कोरोना के दौर में अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए उन्हें इसका आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने कबाड़ और घरेलू चीजों के इस्तेमाल से ही वेंटिलेटर बना दिया। बताया गया कि ये वेंटिलेटर भले ही अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर से अलग दिखता हो, लेकिन ये काम वैसे ही करता है। सामने आई तस्वीरों में दोनों छात्र इसे चलाकर दिखाते नजर आए। इस वेंटिलेटर को इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, जिससे डॉक्टर दूर रहकर भी मरीज की हालत देख सकेंगे कि उसको एक्सेस कर सकता है कि पेशेंट की ईसीजी क्या है, उस पोजीशन क्या है। छात्रों ने दावा किया कि बाजार में मौजूद दूसरे वेंटिलेटर से ये काफी सस्ता है और कोरोना से लड़ाई में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। बाजार में वेंटिलेटर्स लाखों में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है सस्ता भी बनेगा। इसे बनाने वाले जहांगीर अहमद और साजिद नूर ने सरकार से मदद की अपील की ताकि वो अपने वेंटिलेटर में और सुधार कर इसे बाजार में उतार सकें। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। ये हादसा नेशनल हाईवे के नजदीक हुआ और हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। अचानक पाइप फटने के बाद पानी फव्वारे की तरह आसमान की तरफ ऊपर उठने लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फव्वारे की तरह ये पाइप आसमान की तरफ उठने लगा और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पानी का पाइप सड़क के किनारे था, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां भी पानी की तेज बौछार की चपेट में आ गई और इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर में वहां की सड़क पर पानी भर गया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ा, क्योंकि इसी पाइपलाइन से धनबाद शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक फरार आरोपी के अवैध ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे गिरा दिया। बताया गया कि इम्तियाज खान नाम के बदमाश ने बिना इजाजत के इलाके की जमीन पर कब्जा कर वो मकान बनाया था, जिसे प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में गिरा दिया गया।
उस 2 मंजिला मकान को गिराने के लिए मजदूरों के साथ एक खुदाई करने वाली मशीन भी लगाई गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की। इससे पहले कि विरोध तेज होता, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें हटा दिया। जिस शख्स का मकान गिराया गया उस पर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के मामले में फर्जीवाड़े का आरोप भी है। अतिक्रमण करके इस पे अवैध रूप से मकान बनाया गया था। बताया गया कि फर्जीवाड़े के बाद से ही वो आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में छात्रों ने कॉलेज खोले जाने के फैसले का विरोध किया। यहां प्रशासन ने कोरोना महामारी के बावजूद 7 जून से छात्रों को कॉलेज जाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के फैसले से गुस्साए छात्रों ने पोस्टर और बैनर के साथ मार्च निकाला। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना को देखते हुए छात्रों ने मांग की कि जब तक देश के 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक स्कूल कॉलेज ना खोलें। मैक्सिको कोरोना से बुरी तरह से जूझने वाले देशों में एक है और वहां अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लखनऊ में नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत पर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। आरोपों के मुताबिक किसी मामूली विवाद के बाद एक शख्स ने नगर निगम के कर्मचारी को जानबूझकर कार से टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस घटना के विरोध में नगर निगम के कर्मचारी गोमती नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। एक पुलिसकर्मी तो महिलाओं को भी डंडे से मारता हुआ दिखा। पुलिस का एक्शन शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद धरना भी खत्म हो गया। इससे पहले गुस्साए नगर निगम कर्मचारी झाड़ू और साफ सफाई का दूसरा सामान लेकर थाने के सामने जमा हो गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर से हड़कंप मच गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान है, लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के हाली शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को चौंका दिया। वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। पानी में उठा ये बवंडर तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। बवंडर की ताकत देख लोग भी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मेट्रो रेल हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक ही ट्रैक पर दौड़ रही 2 ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्री काफी डरे हुए नजर आए। मेट्रो ट्रेन की सीट या फर्श पर बैठे ये यात्री बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिनके आसपास कांच के टुकड़े भी बिखरे मिले। वहीं बाहर प्लेटफॉर्म पर भी अफरा तफरी का आलम देखने को मिला, जहां पुलिस और बचाव दल के लोग घायल यात्रियों की मदद करते नजर आए। इस दौरान ज्यादा चोट खा चुके लोगों को एक एक कर स्ट्रेचर की मदद से वहां खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई दोनों ट्रेनों में एक तो खाली थी, लेकिन एक में 213 यात्री मौजूद थे, जिनमें 47 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को रौंद दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। और ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। तभी अचानक वो कार तेजी से उसकी तरफ आई। कार ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी, फिर घसीटते हुए उसे आगे ले गई। इसके बाद भी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वो वहां से भाग गया। इस दौरान 2 लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े भी, लेकिन तब तक वो काफी आगे निकल चुका था। ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जिसके लिए अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। वो अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से कार और उसके मालिक की तलाश में जुट गई। डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में भी लॉन्च कर दिया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी रॉश इंडिया ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में भी उतार दिया। 1200 mg का ये एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाओं केसरीविमाब और इम्निविमाब से मिलकर बना है। कोरोना की चपेट में आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसी दवा से इलाज किया गया था। भारत में इस दवा को सिप्ला बेचेगी और इसकी एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए रखी गई। फिलहाल ये दवा बड़े अस्पतालों और कोविड सेंटर को ही मुहैया कराई जाएगी।
ये दवा कोरोना के हल्के और कम गंभीर लक्षण वाले उन मरीजों को दी जा सकेगी जिनकी हालत बिगड़ने का खतरा ज्यादा हो। दावा किया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आएगी। क्रिकेटर टिम सैफर्ट के रोने का वीडियो वायरल हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेटर टिम सैफर्ट का एक इंटरव्यू के दौरान रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो पिछले दिनों कोरोना से ठीक होकर भारत से अपने देश न्यूजीलैंड लौटे थे। अपने इस इंटरव्यू में टिम सैफर्ट ने बताया कि वो आईपीएल के दौरान कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद काफी डर गए थे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने वहां के 3 बड़े कोविड केयर सेंटर फिलहाल बंद करने का फैसला लिया। 1 जून से वहां कोई भी मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में मॉनसून की चुनौतियों से निपटा जा सके। पिछले साल भी बारिश की वजह से इन कोविड सेंटरों की हालत खराब हो गई थी। 1 जून तक किसी भी नए मरीज को इन 3 अस्पतालों में एडमिट नहीं किया जाएगा। 12वीं के 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना को एक खत लिखा और इस साल बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी की घटना की 8वीं बरसी पर सियासी घमासान तेज हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव की वजह से उस घटना की सही जांच नहीं की जा रही है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में 30 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के कई नेता भी शामिल थे। वो घटना राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार जांच करे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान पर तीखा हमला बोला। इसका चरित्र है कि लाशों पर भी किस तरीके से राजनीति करके उसका लाभ मिल सके, ये प्रयास एक बार फिर से भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास समंदर में एक जहाज पर लगी आग को भारतीय कोस्ट गार्ड की मदद से बुझा दिया गया। इस काम के लिए श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद मांगी थी। जिस जहाज के साथ ये हादसा हुआ वो गुजरात के हजीरा से सामान लेकर कोलंबो के लिए रवाना हुआ था। लेकिन कोलंबो पहुंचने से पहले ही उसमें भयंकर आग लग गई। बताया गया कि जहाज पर यह आग धमाके के बाद लगी और पलक झपकते ही वो आग का गोला बन गया, जिसके बाद बीच समंदर में आग की खतरनाक लपटें और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हादसे के वक्त उस जहाज में सामान से भरे करीब 70 कंटेनर लदे थे, जो आग के शोलों में बुरी तरह से धधकते नजर आए। इस आग को बुझाने के लिए उस जहाज के पास कई दूसरे जहाज भेजे गए और पानी की बौछार कर उसे बुझाने की कोशिश की गई। इस काम में भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी पूरी मदद की। बताया गया कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें 5 भारतीय भी थे। पिछले हफ्ते अरब सागर में आए टाउटे तूफान की तबाही का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो समुद्र में एक नाव में सवार कुछ लोगों ने बनाया, जिसमें वो नाव ऊंची लहरों के बीच फंसी नजर आई। वीडियो में एक शख्स भी नजर आया और जो शख्स वीडियो में दिखा उसका नाम सूरज चौहान बताया गया। सूरज कुछ देर तक नाव से बाहर झांकता रहा, लेकिन जब समुद्र का पानी नाव में भरना शुरू हुआ तो उसके पीछे खड़े शख्स ने उसे तुरंत अंदर आने की हिदायत दी। अंदर चल और नहीं। इसके बाद सूरज उस नाव के अंदर चला गया। बताया गया कि मुंबई के रहने वाले सूरज ने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेजा था। 17 मई को आए तूफान में यह नाव भी डूब गई थी और नाव में सवार सूरज समेत कई लोग लापता हो गए थे। सूरज के घर वालों को अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली। उसके घर वालों ने बताया कि तूफान के बाद से ही उसका मोबाइल फोन भी बंद है। कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कंपनी कोई पता नहीं। लेकिन वीडियो आप बोले उसी दिन का है, जो वीडियो में जो लड़का दिख रहा है वो सूरज है। हाँ, उसी दिन का है, वो सूरज ही है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।